नमस्कार दोस्तों, जीए वर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता होगा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट जो हमने आपको बताया था उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और आज से हम जो है अपने हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये मॉडर्न तो किसी सेंस में था नहीं, इसको आप कॉलोनियल हिस्ट्री भी कह सकते हैं, वो ज्यादा सही होगा, है ना। क्योंकि जिस टाइम पीरियड से शुरू होता है आप देखिएगा उसी टाइम पे हम लोग मिडेवल भी पढ़ते हैं। कहाँ से ये शुरू होता है तो जनरली जो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, हमारे देश में जब यूरोपीय लोग आते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ यूरोपीय लोग आते हैं, अराइवल ऑफ जो यूरोपियंस है वहां से ये चैप्टर हमारा शुरू होता है। तो सबसे पहले जो यूरोपीय भारत में आते हैं 1498 में, वो कौन आते हैं? पोर्टुगीज आते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे क्या है? पोर्टुगीज है। पोर्टुगीज के बाद जो नंबर 2 पे आएंगे, मतलब जस्ट बाद जो आपके आते हैं डच। कौन आते हैं? डच आते हैं। पोर्टुगीज के बाद कौन आएंगे आपके? डच। ठीक है, नंबर 2 पे। ठीक है, डच के बारे में अगर हम कह ले तो ये कब आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके 1605 में। ठीक है, उसके बाद 1608 में कौन आएंगे? तो 1608, क्योंकि कंपनी तो 1600 में बन चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर है वो 1600 में मिल चुका है, बट भारत आते आते उनको थोड़ा वक्त लग जाता है। तो 1608 में कौन आ रहे हैं? हमारे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो बाद में आते हैं, एक है आपके डैनिश और दूसरे हैं आपके फ्रेंच। तो डैनिश आपके आएंगे 1620 में। ठीक है, और सबसे लास्ट में आते हैं आपके 1667 में फ्रेंच। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आ रहे हैं? फ्रेंच आ रहे हैं। बट यहां पे आपको एक चीज समझना होगा कि इंडिया पे सबको कब्जा करना नहीं है, हालांकि करना तो है ही, उस समय मर्केंटिलिज्म चल ही रहा था। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लड़ाई हो रहा है वो ये हो रहा है कि मान के चलिए ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करेंगे, सारे अलग अलग प्लेयर से इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो बचेगा कौन? यूरोप से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स बचेंगे। तो सारा ट्रेड कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेगा। सबसे ज्यादा मुनाफा किसके पास होगा? ब्रिटिशर्स के पास होगा। तो उसी कड़ी में आप देखिएगा जो आपके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पोर्टुगीज और डच, ये धीरे से एलिमिनेट हो जाते हैं। पोर्टुगीज और जो ब्रिटिशर्स है इनके बीच में स्टार्टिंग में तो बहुत झगड़ा होता है, बट इनके बीच में हो जाता है एक मैट्रिमोनियल टाई। क्या हो जाता है आपका? एक मैट्रिमोनियल टाई हो जाता है। ठीक है, और ये मैट्रिमोनियल टाई आखिर होता क्या है तो मैं आपको बताता हूं। मैट्रिमोनियल टाई जो कि पोर्टुगीज की जो रानी है ना, उनका शादी जो है वो इंग्लिश किंग जो है किंग्स चार्ल्स IV से जो बेसिकली हो जाता है। तो इसीलिए आप देखिएगा ये आपका मैट्रिमोनियल टाई है। उसी में क्या हो जाता है, जो बॉम्बे है एज अ दहेज जो है किंग्स चार्ल्स को दे दिया जाता है। और वो जो बॉम्बे है आपका, ये जो बॉम्बे पोर्टुगीज किसको दे रहा है? ये किंग्स चार्ल्स को मिल रहा है एज अ डाउरी। और डाउरी में क्या मिल गया? बॉम्बे मिल गया। ठीक है, और यही बॉम्बे को बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो किंग्स चार्ल्स है वो लीज कर देते हैं। ठीक है, साल में कितना? बस 10 यूरो के आधार पे। कितना यूरो देना है आपको? यूरो का साइन शायद यही होता है, 10 यूरो के भाव पे जो है इसको लीज कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एक और जो आपके इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, मतलब एक और जो आपकी प्रोमिनेंट कंपनी है, प्रोमिनेंट देश है, वो है आपका डच। डच और जो आपके राजा हैं, ट्रैंकोवर के जो राजा हैं जिनका नाम है राजा मार्तंड, इनके बीच में बहुत खतरनाक झगड़ा चलता है। ठीक है, और जो कोलाचल का बैटल होता है, ठीक है, उसमें इनको हरा देते हैं। ठीक है, तो कोलाचल के बैटल में बेसिकली क्या होता है, हमारे डच जो है वो हार जाते हैं और फिर इंडिया से बोरिया बिस्तरा बांध करके चले जाते हैं जावा सुमात्रा। तो इंडिया में लंबे समय तक ये टिकते नहीं है। तो आपके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपके पोर्टुगीज हैं और जो डच हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। झगड़ा जो है ज्यादा आप देखिएगा, और डैनिश उतना ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं करते हैं। झगड़ा जो ज्यादा है आपका ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में होगा। और आज इंग्लिश एक्सपेंशन में सबसे पहले हम एंग्लो कार्नेटिक वॉर ही जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि किसके किसके बीच में हो रहा है? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हो रहा है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट चूंकि हम सब चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, हमें इंपॉर्टेंट पार्ट को ही डिस्कस करना है, तो हमने शुरुआत जो है कुछ इस तरीके से की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो है साउथ इंडिया में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको कार्नेटिक क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इस वाले मैप पे अगर आपका नजर जा रहा होगा तो ये जो आपका एरिया है दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। ये क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है ना।
ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्लियरली, किसी और रंग से लिख दिया जाए, ब्लैक से शायद दिख जाए। ठीक है, ये आपका प्रॉपर है बे ऑफ बंगाल। और ये वाला जो इलाका है इस लाइन के बाहर, यहां पे आप देखिए, दिस इज योर ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये वाला जो इलाका है वो है आपका ईस्टर्न घाट। और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के जो बीच का इलाका है इसको हम कहते हैं कर्नाटक। इसको हम क्या कहते हैं? कर्नाटक। और यहीं पे जो है आपका एंग्लो कर्नाटिक वॉर होगा, मतलब फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में झगड़ा होगा, जिसको हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कहां पे हो रहा है ये? तो कर्नाटिक रीजन में हो रहा है। कहां पे हो रहा है ये? कर्नाटिक रीजन में हो रहा है, कोस्टल रीजन है साउथ इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे 3 वॉर लड़े जाते हैं 18वीं शताब्दी में, मतलब 18वीं शताब्दी अब देख लीजिएगा तो कब से कब तक हो रहा है ये? 18-19 सेंचुरी, 1746 से लेकर के 63। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ड्यूप्लिक्स, है ना, जो कि मिलिट्री कमांडर होते हैं फ्रांस के। ठीक है, और ये क्या करते हैं? भारतीय सिपाहियों का यूज करते हैं ब्रिटिश आर्मी में, जिसको देख करके ब्रिटिशर्स को भी लगता है कि क्यों ना हम भी ये काम को कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कर्नाटिक जो हिस्सा है वो कहां पे है। कर्नाटिक वॉर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्नाटिक के बीच में हो रहा है। और ब्रिटिश के एक्सपेंशन में आप देखिएगा सबसे प्रोमिनेंट वार अगर वो किसी दूसरे यूरोपीय कंट्री से लड़ रही है तो वो यहीं पे है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत आप देखिए कहां से होता है, तो ऑस्ट्रिया में जो है ना वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। ऑस्ट्रियन किंगडम जो है आपका, वहां के जो राजा है, महाराजा है, उनका डेथ हो जाता है। और डेथ के बाद जो है बेसिकली जो क्वीन थेरेसा होती हैं, इनको बोला जाता है कि अब ये महारानी बनेंगी, ऐसा उनके पिताजी कह भी देते हैं। बट आसपास के जो किंगडम है, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे प्रूसिया हो गया, जैसे स्पेन हो गया, वो नहीं चाहता है कि जो महारानी थेरेसा है वो अगली क्वीन बने। ठीक है, तो सक्सेशन के युद्ध में कूद जाते हैं। इन थेरेसा को सपोर्ट करने के लिए भी एक यूरोपीय कंट्री आएगा। वो यूरोपीय कंट्री कौन है? तो आपका ब्रिटेन है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि फ्रांस जो है वो और पावरफुल बने, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है यूरोप में। तो ऐसे करके युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है फ्रांस और जो आपका यूरोप है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग खेमे से कहां लड़ रहा है? यूरोप में लड़ रहा है। फिर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया में बढ़ जाता है। कैसे? तो बे ऑफ बंगाल में एक शिप खड़ी होती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे कहीं पे भी मुझे क्या पता कहां पे, एक शिप खड़ी होती है जिसपे जो फ्रेंच की शिप होती है, जिसपे अटैक कर दिया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और यहीं से जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ लेता है। अब ऐसा लगता है कि जो फ्रेंच है वो अपना बेसिकली मंगवाते हैं लोगों को मेडागास्कर वगैरह से कि आइए थोड़ा लड़िए बढ़िए, और यहीं से आपका जो पूरा का पूरा राइवलरी है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंच बाद में क्या करते हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनीज है मद्रास की, वहां पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, अनवरुद्दीन जो नवाब ऑफ कर्नाटक है उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे एंग्लो जो कर्नाटक वार है वहां पे आप देखिएगा कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं ना कि ब्रिटिशर्स एक नियम को अपनाते थे जिसको हम कहते थे डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे आपको उसका चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको उसका अंश देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं नवाब ऑफ कर्नाटक जो अनवरुद्दीन है उनकी कहानी थोड़ा सा। देखिए 1707 में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। 1707 में मुगल सम्राट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुगल रूलर है जिनका नाम है औरंगजेब। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर आपने मुगल डायनेस्टी को ठीक से पढ़ा होगा तो सेंट्रलाइज सिस्टम है और इनके नीचे ढेर सारे क्या आते हैं, ढेर सारे प्रोविंसेस आते हैं। ठीक है, ढेर सारे क्या आते हैं, प्रोविंसेस आते हैं। और इस प्रोविंसेस को कौन रूल कर रहे थे? तो यहां पे गवर्नर हुआ करते थे, वो रूल करते थे। ठीक है, और जैसा ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मुगल सल्तनत कमजोर हो जाता है, तो ये जो प्रोविंसेस हैं खुद को क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट। खुद को क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट, आजाद, बोलते हैं अब मैं आजाद हूं। ठीक है, इसी में से एक जो प्रोविंस है वो आपका है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के जो गवर्नर हैं वो खुद को बोल देते हैं कि हम अब आजाद हो चुके हैं। और इस टाइप के प्रोविंसेस जो कि औरंगजेब के मरने के बाद जो डेवलप हो रहे हैं इंडिपेंडेंट, उसको हम कहते हैं सक्सेशन स्टेट्स। क्या कहते हैं, सक्सेशन स्टेट्स। ठीक है, अब हैदराबाद के जो गवर्नर है निजामुल मुल्क, जाहिर सी बात है
कि इनके अंदर बहुत सारे डिप्टी गवर्नर्स भी होंगे जो इनको रिपोर्ट कर रहे होंगे, और इनको ही रिपोर्ट करने वाले एक डिप्टी गवर्नर हैं, वो है आपके अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। ठीक है, जो कि कहां के नवाब हैं? तो वो नवाब हैं कर्नाटक के। कहां के नवाब हैं? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया निजामुल मुल्क को कौन रिपोर्ट कर रहा है? अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ कर्नाटक है। यहां पे क्या हो रहा है, जो आपका फ्रेंच पहला जो आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर हो रहा है, वहां पे जो फ्रेंच है वो कहते हैं अनवरुद्दीन को कि देखो भाई, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम मद्रास को जीतेंगे और मद्रास को जीतने के बाद ला करके आपको दे देंगे, आप हमारी मदद कीजिए। अनवरुद्दीन खुशी खुशी हाँ हाँ बोल देते हैं कि ठीक है भाई चलो ले लो। तो अनवरुद्दीन की मदद से ब्रिटिश को हरा करके मद्रास को फ्रेंच जीत जाता है। बट यूरोपियन बीइंग यूरोपियन एहसान फरामोश, वादा फरामोशी कर देते हैं, और वहीं पे आप देखिएगा कि ये अनवरुद्दीन को मद्रास देने से कर देते हैं मना कि भाई कैसा वादा, हमको कुछ नहीं याद आता। वही जो आपने भी बहुत सारे वादे किए होंगे, जो आपको भी वादे में बहुत सारा चीज मिला होगा, लोग भूल जाते हैं। फ्रेंच भी भूल गया। अनवरुद्दीन बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो अब हम लड़ाई करेंगे। तो अनवरुद्दीन बोलता है कि ठीक है अब हम लोग फ्रेंच से करेंगे लड़ाई। क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो यहीं पे होता है आपका बैटल ऑफ सेंट थोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अदयार नदी के किनारे, जहां पे अनवरुद्दीन की सेना जाती है लगभग 30,000 के आसपास, मोर देन 30,000। किसकी सेना है? अनवरुद्दीन की। और फ्रेंच जो सेना है वो 1000 से 1500 ही होती है। मगर फिर भी जो फ्रेंच है वो अनवरुद्दीन को बुरे तरीके से हराती है। ठीक है, बुरे तरीके से बेचारा अनवरुद्दीन जो है वो हार जाता है। ये बेचारा हार जाएगा। क्या होगा? हार जाएगा। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम आपको याद रखना है, अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मद्रास ऑलरेडी जो है वो फ्रांस जीत चुका है। वादा किया था मगर वादा पूरा नहीं करता है। उसके विरुद्ध अनवरुद्दीन बोलता है ठीक है तुमको बताया जाएगा, बेचारा खुद हार जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन हार गया। अब उसको समझ में आ गया कि भाई खुद से तो नहीं लड़ पाएंगे, ये फ्रेंच से लड़ने के लिए हमको किसी और यूरोपियन कंट्री से मदद लेना पड़ेगा। तो बोलेगा भी, फ्रेंच जो है बहुत अनवरुद्दीन को हरा देते हैं, और फिर आपका फ्रेंच जो है मद्रास को भी कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, जो कि 1748 में होता है। इस ट्रीटी के अनुसार, क्योंकि फ्रेंच तो जीत चुकी थी ना मद्रास को, बट फिर भी मद्रास को ब्रिटिश को लौटा दिया जाता है। जीतता कौन है? फ्रेंच जीतता है। जीतता कौन है? फ्रेंच जीतता है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कार्नेटिक वार को लेकर के। यहां पे बहुत लंबी कहानी है, उसको थोड़ा छोटे में समराइज करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा बात हो जाएगा। बेसिकली ये जो आपका सेकंड कार्नेटिक वार हो रहा है, यहाँ पे एक सक्सेशन की कहानी भी है। क्या है? सक्सेशन की कहानी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको 2-3 किरदार बताए होंगे, ठीक है, याद होगा आपको। एक तो आपको बताया गया था क्या? हैदराबाद के बारे में, ठीक है, और एक आपको बताया गया था कर्नाटक के बारे में। हैदराबाद के जो नवाब हैं, जो आपके असफ जहां हैं, अब इनकी मृत्यु हो गई है। अब कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन है वो भी जा चुके हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगला जो उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के क्या हो जाता है, दो गुटों में झगड़ा हो जाता है। अनवरुद्दीन की जगह कौन आएगा, इसको लेकर के एक जो सिपाही है उसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक जो कैंडिडेट है उसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, और एक को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ठीक है, यही जो चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कि यहां पे एक जो कैंडिडेट है उसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, और एक को कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। और यही जो पूरा का पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के आप देखिएगा सेकंड एंग्लो कर्नाटक वार हुआ है। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मुजफ्फर जंग है, नासिक जंग है, यही सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जो कि यहाँ पे आपके हैदराबाद के लिए लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज है जो आपका इंडियन प्रिंसली अफेयर्स है, वहां पे दोनों लोग थोड़ा सा मुस्तैदी से पार्टिसिपेट करने लगते हैं। फ्रांस कुछ चाहता है, ब्रिटेन कुछ चाहता है, भारत का भला नहीं चाहते हैं, दोनों अपना भला चाहते हैं। ठीक है, तो यही हो जाता है आपका अनऑफिशियल वार हो जाता है। ठीक है, इंडिया में होता है क्योंकि यूरोप में तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूरोप में पीस चल रहा है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, बट इनडायरेक्टली जो है इंडिया में वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है,
अनवरुद्दीन मर जाता है बेचारा फ्रेंच फोर्सेस के कारण, मतलब फ्रेंच फोर्स को मार देते हैं और खुद के नवाब जो है आप देखिएगा यहाँ पे फिर शायद नासिर जंग को वो बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से ड्यूप्लिक्स जो है वो पपेट रूलर को सपोर्ट कर देता है। फ्रेंच क्या करता है, वही सक्सेशन डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करेगा, हैदराबाद में और कर्नाटक में क्या करेगा, वो पपेट रूलर बना देगा, फ्रेंच टेरिटरी का इस तरीके से विस्तार होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश क्या करेगी, राइवल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी, मिलिट्री रेजिस्टेंस करेगी। यहां पे एक चीज आप देखिएगा जो बेसिकली जिंजी का फोर्ट होता है, ठीक है, जिसको माना जाता था कि इसको आप अभेद नहीं सकते हैं क्योंकि मुगल्स को भी इसको भेदने में लगभग 7-8 साल लग गए थे, उसको भी फ्रेंच रातों रात भेद लेती है, ठीक है। बट इसके साथ रॉबर्ट क्लाइव जो है किसी ऐसे जगह पे जाकर के आरकोट पे अटैक कर देता है, ठीक है, ये जाकर के आरकोट पे अटैक कर देता है और आरकोट को जीत लेता है। और जैसे ही आरकोट को जीतता है कार्नेटिक को भी जीत जाता है। मात्र ये होता है क्लर्क और अपना सूझबूझ से क्या करता है, पूरे के पूरे युद्ध का रुख पलट देता है। तो फ्रेंच गवर्नर फिर वापस फ्रेंच गवर्नमेंट ड्यूप्लेक्स को बुला लेती है कि भाई तुम बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा करा रहे हो, चलो वापस आ जाओ। फिर चार्ल्स गोदियो को जो भेज दिया था उसके जगह पे, फिर जो गोदियो है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करता है ब्रिटिशर्स के साथ। यहाँ पे फिर बोथ साइड बोलता है कि ठीक है हम डिस्प्यूट वगैरह नहीं करेंगे और फ्रेंच कंट्रोल हैदराबाद, ब्रिटिश कंट्रोल कर्नाटक। तो फ्रेंच किसको कंट्रोल कर रही है, हैदराबाद को, और ब्रिटिश किसको कंट्रोल कर रही है, कर्नाटक को, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाई इतना भी हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, क्योंकि इतना भी आपके एग्जामिनेशन में इतने डिटेल में भी नहीं पूछा जाता है। फिर थर्ड कर्नाटिक वार के बारे में बात करते हैं। अगेन 7 ईयर ऑफ सक्सेशन वार चल रहा है यूरोप में। फिर अगेन जो फ्रांस और ब्रिटेन है आमने सामने आ जाएंगे, इंडिया में एक्सटेंड हो जाएगा कर्नाटिक रीजन में। और अब की बार जो आपका युद्ध है वो बंगाल वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बंगाल में जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम बैटल ऑफ प्लासी को लेकर के। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल चुके थे। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो फ्रेंच सेटलमेंट था चंदन नगौर का, वो भी ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद एक अनप्रेसिडेंटेड फायदा जो है बेसिकली किसको मिल जाता है, ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। तो फ्रेंच को तो वैसे ही बनाएंगे, डुप्लिक्स वापस चला गया था। उसके बाद उस समय जो लड़ रहे होते हैं वो होते हैं काउंट डी लैली, ठीक है, फ्रेंच ट्रूप्स को लड़ रहे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं मगर जीत नहीं पाते हैं। बैटल ऑफ वांडीवाश सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका थर्ड में देखिएगा, वहां पे काउंट डी लैली जो है वो आयरकूटे, सर आयरकूटे के द्वारा हार दिए जाते हैं। फिर फ्रेंच कैपिटल जो है पौंडीचेरी वो ब्रिटिश कैप्चर कर लेती है 1761 में। फिर सबसे लास्ट में आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा, जहां पे वॉर आपका खत्म हो जाता है और फ्रेंच को जो कुछ टेरिटरी जैसे पौंडीचेरी है वो भी वापस मिल जाता है। इसके बाद बोल दिया था फ्रेंच को कि आपको कोई भी फोर्टिफिकेशन मतलब कोई भी किलेबंदी जो है वो भारत में नहीं करनी है ना, आर्मी नहीं रख सकते हैं और सिर्फ आप एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह जाइएगा। तो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक के बाद जो है बेसिकली क्या होगा कि अब फ्रेंच कंप्लीटली जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आपको कहीं भी उसका कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है, आप इसमें बहुत सारी चीजों को देखिएगा कि ब्रिटिशर्स क्यों जीतते हैं, फ्रेंच क्यों हारते हैं। चलिए करके पहले उसको बात कर लेते हैं, बट उससे इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं कि विच ऑफ दीज बैटल्स प्रूव डिसाइसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। बैटल ऑफ वांडीवाश, असाय, फिर चिंचीवालान या श्रीरंगपट्टनम। तो हम देखेंगे श्रीरंगपट्टनम जब हम एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे ना, तब श्रीरंगपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको पता है बैटल ऑफ वांडीवाश जो है वो थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार में हो रहा है ना, जिसमें कौन हार गया, तो आपके आयरकूटे जीत जाते हैं और काउंट डी लैली ये आपके हार जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही वाला क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट वांडीवाशी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि रीजन ऑफ द फ्रेंच फेलियर इन इंडिया। भारत में आखिर अगर फ्रेंच हारे तो हारे क्यों। सबसे पहले देखिए कि ब्रिटिशर्स के पास उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी थी, ये बात तो फैक्ट है, ठीक है, और कुड ब्रिंग अनलिमिटेड सोल्जर्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से अनलिमिटेड सोल्जर्स आ सकते थे। कंटिन्यूअस सप्लाई फ्रॉम बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, जब से ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ आपको पता है दीवानी राइट्स मिल चुके हैं, और दीवानी राइट्स जैसे ही मिल चुके हैं मतलब पैसा बहुत ज्यादा है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद देखिए जब ब्रिटिशर्स लोग या यूरोपियंस लोग इंडिया आए थे तो वो ट्रेड करते थे किसमें, बुलियंस में। अब बुलियंस किस भला का नाम है, इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज वगैरह होता है ना, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया, उसमें ट्रेड करते थे, ठीक है। किस किस चीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, पर्ल्स है, बहुत सारे चीजों में, हैंडीक्राफ्ट है ना, डाइज है, इन सब चीजों में ट्रेड कर रहे हैं। बाहर से पैसा आ रहा है, सामान लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो हो जाता है प्रॉफिट। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्योंकि इनके पास रेवेन्यू का सोर्स बन गया, और रेवेन्यू भी परमानेंट सेटलमेंट,
रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेवेन्यू एग्जैक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम लेकर के आते हैं, बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब बाहर से बुलियन अपने देश से लाने की जरूरत है नहीं, जो पैसा मिल रहा है उसी से वो ट्रेड कर ले रहे हैं। तो जो पैसा वाला सिस्टम है वो तो है ही नहीं, और फ्रेंच के पास जो है वो उतनी बड़ी नेवल पावर नहीं होती है जितनी ब्रिटिशर्स के पास होती है। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश के रीइंफोर्समेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे, इसको भी आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइवेट कंपनी है, खुद का रिसोर्स है, इंडिपेंडेंट है खुद का डिसीजन लेने के लिए, प्रॉफिट ड्रिवन है और इफिशियंट है। मतलब जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, मगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो सरकारी कंपनी है। अब आप ही सोचिए, आप एक सरकारी दफ्तर जाते हैं, एक सरकारी बैंक जाते हैं और प्राइवेट बैंक जाते हैं, फर्क तो साफी है। तो जाहिर सी बात है कि हर डिसीजन के लिए फ्रांस को क्या करना पड़ रहा है, वापस अपने सरकार से पूछना पड़ रहा है। वहीं ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फटाक फटाक जो उसको काम करना है वो खुद ही करते चली जा रही है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फंडिंग को लेकर के, वही लाल फीताशाही जिसको ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कहते हैं, और डिसीजन मेकिंग उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो, उतनी तेजी से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें किसको लेकर के, ब्रिटिशर्स को लेकर के, तो उनके पास 3 स्ट्रेटेजिक सेंटर हैं, मद्रास है, कोलकाता है, चेन्नई है। कलकत्ता पे अटैक कीजिएगा तो मुंबई चेन्नई से लोग पहुंच जाएंगे, चेन्नई पे अटैक कीजिएगा तो कलकत्ता मुंबई से पहुंच जाएंगे। मतलब एक पे अटैक किया तो बाकी 2 जो है वो लड़ने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, ये भी एक फायदा है। ठीक है, तो पौंडीचेरी जब कैप्चर हो गया तो उसके बाद तो मामला ही खत्म हो गया, ट्रीटी ऑफ पेरिस काम खत्म। लीडरशिप क्वालिटी रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत अच्छा है, फिर स्ट्रिंजर लॉरेंस है, इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी होती है, और सबसे ज्यादा आप देखिएगा आयरकूट है, बैटल ऑफ वनडीवर्स जीतते हैं, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाता है। फ्रेंच के पास काउंट डे लैली ड्यूप्लिक्स होते हैं, बट ड्यूप्लिक्स को तो बाहर ही बुला लिया जाता है, अगर ड्यूप्लिक्स होते तो शायद कुछ और ही होता, ज्यादा बुद्धि था उनके पास। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा तो बैटल ऑफ प्लासी होता है, ब्रिटिश को बंगाल पे कंट्रोल मिल जाता है, जिसके कारण बहुत पैसा है, क्योंकि जो बंगाल है रिचेस्ट प्रोविंस है इंडिया का, और इसके कारण बहुत ज्यादा फंड मिल जाता है। फ्रेंच के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, तो इसीलिए आप देखिएगा एंग्लो फ्रेंच जो आपका राइवलरी हो रहा है, एंग्लो कर्नाटिक जो वार हो रहा है, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम कौन जीत रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, पहली बार फ्रेंच जीता, बाकी दोनों बार तो ब्रिटिश जीत गए। तो आई होप ये वाला टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अगेन बहुत डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में हम इसको पढ़ सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमको उस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे एग्जामिनेशन में जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं एकदम छोटू छोटू बच्चे लेवल के, उसको हम आसानी से कवर कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर बंगाल को कैसे जीतती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो 23 जून को होता है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं बैकग्राउंड क्या है कि नवाब ऑफ बंगाल जो 1756 में होते हैं, उनका नाम क्या है, सिराजुद्दौला। यंग है, फियर्स है, लेकिन एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाह रहे थे बंगाल में। ठीक है, सिराज ऑर्डर्ड ब्रिटिश टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन इन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम आपको पता होगा, फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में एक फोर्ट बनाया जाता है, एक तरीके से एक फैक्ट्री बनाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सिराजुद्दौला कहते हैं कि भाई जितना भी तुमने किलाबंदी करना था कर लिया, आगे मत करो। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन में जो आएगा हम तो वो करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इतना इगोइस्टिक चीज है तो झगड़ा तो होना ही था, सिराज भी इगोइस्टिक, ये भी इगोइस्टिक, अपना जो डिफेंस है उसको मजबूत करने पे लगे हुए हैं। उसके बाद देखिएगा एक सिस्टम था दस्तक। ठीक है, ठीक है, जो मुगल नवाब है जिनका नाम है फारूक सियार, क्या नाम है, फारूक सियार। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, दस्तक परमिट कर दिया था। क्या परमिट कर दिया था, दस्तक परमिट कर दिया था। दस्तक आप समझ लीजिए एक तरह का मुहर है। ठीक है, एक तरह का मुहर है जिसका प्रयोग अगर जिस प्रोडक्ट पे कर दिया गया, जिसका मुहर जिस प्रोडक्ट पे लग गया, वो प्रोडक्ट एक तरीके से टैक्स फ्री हो जाती है। मगर फारूक सियार ने वो दस्तक ब्रिटिश कंपनी को दिया था, ना कि कंपनी के एम्प्लॉय को। समझ रहे हैं, हल्दीराम्स जो भुजिया बन रही है, मान के चलिए सरकार ने कहा कि हल्दीराम भुजिया पे हम टैक्स जो है 50% छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर उस हल्दीराम कंपनी में 50, 60, 100, 5000 एम्प्लॉय भी काम करते हैं, अपने पॉकेट में वो भी भुजिया भर के ले आए, बाहर में पैक करके बेचने चले गए, वो भी बोले कि सर मेरा भी जो है टैक्स छोड़ दीजिए, तो सरकार क्या बोलेगी, नहीं वो हल्दीराम के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे इसी दस्तक का जो है बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। कंपनी के उन ट्रेड के लिए मिला था, मगर प्राइवेट ट्रेड में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो भी दस्तक लगा करके अपना प्रोडक्ट टैक्स फ्री करके यूरोप लेकर के जा रहे थे। तो इससे क्या होगा, टैक्स का घाटा होगा, बहुत ज्यादा घाटा होगा। कोई भी सरकार, कोई भी राजा ये चाहेगा कि उसका टैक्स चोरी हो, वही तो उसकी कमाई का जरिया है। तो जाहिर सी बात है सिराज बोला दस्तक चलवे नहीं करेगा, हटा देता है इसको। बट ब्रिटिशर्स अभी भी इसको यूज कर रहे हैं,
और उसके बाद एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि 20 जून 1756 को होती है। अब बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि एक मनगढ़ंत कहानी भी है, इसके कोई ऐसे फुल प्रूफ साक्ष्य हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, कलकत्ता पे अटैक कर देता है और क्या करता है, फोर्ट विलियम, जिसको हम लोग है ना, फोर्ट विलियम में बहुत सारे लोगों को पटक के बंद कर देता है और उसके कारण बहुत सारे लोग, बच्चे, महिलाएं भी जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। और इसी का बदला लेने के लिए आप देखिएगा पूरा का पूरा बैटल ऑफ प्लासी का षड्यंत्र जो है वो रचा जाएगा, है ना। ये एक्चुअली में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था या नहीं हुआ था, ये अभी 100% एविडेंट नहीं, मैं आपको बता देता हूं। वेयर इज द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस, कहां होता है, डेक्का में, मुंगेर में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में। तो अभी हमने देखा ये कहां हो रहा है, कलकत्ता में। कलकत्ता में भी जो फोर्ट विलियम है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हो चुका है उसके बाद ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स है, वो अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है मद्रास से, अभी मद्रास उसने जीता है, थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर हो चुका है, मस्त घूम रहा है, ठीक है। उसको बोला जाता है कि भाई तुम क्या करो, बंगाल को रिकैप्चर करो, उसके बाद जो है असली खेला यहां पे शुरू होगा, ठीक है। बिगेस्ट नाइटमेयर इन द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है इस पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी को, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला की सेना तो बहुत बड़ी थी मगर उनके सेनापति ही उनकी साथ नहीं देते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप देखिएगा मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ है किसके, सिराज के आर्मी में, क्लाइव से जाकर के मिल जाते हैं। क्लाइव ये कह देता है कि एक बार तुम नवाब को धोखा दे दो, हमारी तरफ आ जाओ, फिर हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। यही होता है, मीर जाफर जो है कंस्पायर कर जाता है और इसके कारण जो है आपका सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं, उनको धोखा, बिट्रे का सामना करना पड़ता है। बैटल होता है 23 जून 1757 को, है ना। जो आपका एक नदी है भागीरथी उसके पास सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक होते हैं, ब्रिटिशर्स के पास मात्र 3,000 होते हैं, मगर वो 50,000 सैनिक किसी काम के हैं ही नहीं, क्योंकि उनका खुद का कमांडर इन चीफ मीर जाफर धोखा दे चुका है। और फिर क्या हो जाता है, मीर जाफर जो है लड़ते ही नहीं है, हट जाते हैं साइड से, सिराज की जो आर्मी है वो पैरालाइज हो गई, लड़ नहीं पाई, और फिर मात्र 3,000 होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स आसानी से इस जंग को जीत जाते हैं। तो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, हम सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इतनी कहानी हमने पढ़ी और सवाल इतना सिंपल पूछा जा रहा है। हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757? मीर जाफर। बाद में इसी का दामाद है मीर कासिम, जिसको हम देखेंगे कि किस तरीके से मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को लाया जाता है और मीर कासिम वापस से जाके बैटल ऑफ बक्सर में लड़ना शुरू कर देगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस में पावर नहीं था, ये भी यहाँ पे भी थोड़ी सी चालाकी चल रही है, बट अभी हमने देखा कि मीर जाफर को क्या किया जा रहा है, एज अ पपेट रूलर अपॉइंट किया जाएगा बैटल ऑफ प्लासी के बाद। अगला देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, मीर कासिम एंड रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो यही है, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा है, हमने देख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक्चुअली में क्या हुआ। बैटल ऑफ प्लासी तो हो चुका है, अब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा उसका। तो कैप्चर्ड जो सिराजुद्दौला है पकड़े जाते हैं और मीर जाफर के जो बेटे हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है बंगाल को, इंडिया में जो बंगाल है रिचेस्ट प्रोविंस है उसको कैप्चर कर लेती है, और जो आपका फ्रेंच सेटलमेंट है चंदननगौर का उसको भी कैप्चर कर लेती है। बंगाल के ट्रेड पे मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि अब बंगाल में कोई भी नहीं है, ना पोर्टुगीज है ना फ्रेंच है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं। पपेट नवाब को बना देती है मीर जाफर, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ब्रिटिशर्स पे और उसको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है एज अ वॉर कंपेंसेशन ब्रिटिशर्स को। यहीं पे आपने पॉलिटी में एक चीज पढ़ा होगा जिसकी शुरुआत होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जिसको हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, डुअल गवर्नमेंट। देखिए पॉलिटी में आप तीन चीजें पढ़िएगा, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। एक है आपका डुअल गवर्नमेंट, इसके बाद आप पढ़िएगा डबल गवर्नमेंट, और सबसे लास्ट में आप पढ़िएगा डायरकी, ठीक है। तो ये जो आपका डुअल गवर्नमेंट है ये 1765 में शुरू होगा। इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली बंगाल का इलाका है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ये बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ, प्लासी हुआ है। तो डुअल गवर्नमेंट आप देखिएगा इलाहाबाद की टीटी के बाद होता है। चलिए पहले इलाहाबाद की टीटी पढ़ लेते हैं फिर इस पे आएंगे हम, ठीक है। तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। तो ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल पावर आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी जो है इसके बाद ही 1757 के बाद ही एक तरह का पॉलिटिकल माइलेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर को लेकर के, ठीक है, जो 22 अक्टूबर 1764 को हो रहा है, और इसी के बाद 1765 में डुअल गवर्नमेंट होगा, हम उसको भी देखेंगे। कहानी क्या है
कि जो मीर जाफर है बेचारा परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है ब्रिटिश सरकार उससे कि उसके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो कुडंट मीट क्या करती है ब्रिटिश फाइनेंशियल डिमांड्स, तो उसको हटा करके मीर कासिम को 1760 में क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम जो है थोड़ा सा ज्यादा जवान है, तो चाहता है कि हम अब इंडिपेंडेंट हो जाए, ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंके। तो मीर कासिम क्या करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा मजबूत करने का काम करता है, ब्रिटिश के इंटरफेरेंस को और कम करने का काम करता है। ये भी चाहता है कि दस्तक जो है वो खत्म हो जाए और ट्रेड जो है, टैक्सेशन जो है सबके लिए बराबर हो। मगर इस इक्वालिटी का अगेन ब्रिटिशर्स जो क्या करेंगे, विरोधी करेंगे। फिर ब्रिटिश वांटेड मोर पावर, मीर कासिम को चाहिए था रियल पावर। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, 3 पावर मिलते हैं। मीर कासिम भाग के जाता है किसके पास, तो आपके शुजाउद्दौला के पास, जो समय अवध के नवाब होते हैं। और अवध का नवाब बोलता है भाई हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, एक काम करते हैं, जो मुगल एम्पायर है शाह आलम II उनको भी बुला लेते हैं। तो ये तीनों मिल जाते हैं और चाहते हैं कि अब हम ब्रिटिशर से लोहा लेना शुरू कर दें। मतलब 3 लोग, कौन कौन लोग हैं ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपके मीर जाफर, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मीर कासिम, शाह आलम II और शुजाउद्दौला, ये तीनों एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएंगे और अब बोलेंगे कि अब तो तुमको बता देंगे ब्रिटिशर्स, अब तो तुमको भगा देंगे। तो बक्सर बिहार में क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो, है ना, क्लाइव नहीं है इस बार, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लाइव प्लासी में थे, हेक्टर मुनरो के साथ जो है बेसिकली कहा जाता है कि अब हम लड़ने के लिए हैं तैयार। ठीक है, तो अलाइड फोर्सेस कंबाइंड आर्मी है जिन तीनों राजाओं की, हेक्टर मुनरो है उसके साथ। हेक्टर मुनरो के साथ कौन लड़ रहा है, तो हेक्टर मुनरो के साथ आपके लड़ रहे हैं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II। आउटकम क्या होता है कि ब्रिटिशर्स बहुत बुरे तरीके से सबको हराती है, बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से सबको हरा देती है, जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्रिटिश विक्ट्री है। और इसके बाद जो है आपका क्या हो जाता है, प्लासी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने किताब पढ़ी होगी प्लासी टू पार्टीशन, है ना, तो प्लासी के युद्ध से ही एक तरीके से भूमिका बांध दी गई है ब्रिटिशर्स के भारत पे वर्चस्व कायम करने की। बट बक्सर में जाकर के और ज्यादा पावर जो है मिल जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो इंडिपेंडेंट नवाब, तो सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट नवाब खत्म हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स जो डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है जो कि मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ होता है। इसमें क्या होता है, दीवानी राइट मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और क्या मिलता है, कलेक्शन इन द नेम ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के नाम पे जो दीवानी राइट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो किसको मिल गया, टैक्स कलेक्ट करने का राइट, वो आपको मिल गया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब क्या होता है कि शाह आलम II को 26 लाख रुपए का बोल देता है कि एनुअल पेंशन मिलेंगे, बस तुम इससे दिमाग इतना रखो, बाकी सारा पैसा मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सारा चीज हो गया। और बोल देता है कि ठीक है आप इलाहाबाद में रहिए, आपको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलेगा। एक तरह का स्टैंप, मुहर बन के रह जाते हैं, नॉमिनल अथॉरिटी, नॉमिनल हेड बन के रह जाते हैं, इससे ज्यादा उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ट्रीटी ऑफ सिराज, तो शुजाउद्दौला के साथ क्या होता है, हैड टू पे वार इंडेमनिटी, जो फाइन है वो देना पड़ता है। फिर वो कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई पैसा दे दो जो भी झगड़ा हुआ है, और यही पैसा उठा के दे देते पेंशन में। और फिर बोलते हैं कि जब भी झगड़ा होगा शुजाउद्दौला को हम आपकी हेल्प करेंगे, अवध आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है अवध आप वापस रख लीजिए। बट यही तमाम चीजें, इलाहाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया जाता है, ब्रिटिशर्स के अलाई बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाएंगे। यही डुअल सिस्टम जो है आपका आता है, दीवानी और जो आपका निजामत है, यही आपका शुरू हो जाता है। अब हम बात करने वाले थे डुअल सिस्टम को लेकर के। तो ये जो डुअल सिस्टम है आप देखें, 2 तरीके से जो काम है सरकार का, दीवानी जहां पर रेवेन्यू कलेक्शन है उसको ब्रिटिशर्स अपने पास रखी हुई है, बट वहीं जो निजामत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है, वो नवाब को दे दी है। और इसी के कारण बहुत ज्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसको बाद में रेगुलेटिंग एक्ट में सॉल्व किया जाएगा, जिसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश को प्रॉफिट मिलता है, नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, यही तो होता है। कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। Which of the following events made English East India Company the legitimate master of the Bengal सूबा? ठीक है, तो legitimate master जो है बंगाल सूबा का कब बन जाएंगे, वो आपको बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल के ये मालिक हो गए हैं। ठीक है, 1757 में जीते हैं प्लासी, उस समय मोनोपोली क्रिएट कर लिया है, क्योंकि फ्रेंच को सबको वहां से भगा दिया है, पपेट रूलर स्टैब्लिश कर दिया है। बट अब तो क्या हो गया, एक तरीके से लेजिटिमेट, क्योंकि मुगल जो बादशाह है उनसे एक तरीके का करार हो गया है कि भाई टैक्स तो अब हम ही कलेक्ट करेंगे, तो एक तरीके के मालिक हो गए। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं प्लासी और बक्सर में थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, क्या क्या प्लासी और बक्सर के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल ट्रेडर जो है आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रिटिश की सुपरमेसी हो जाएगी। विक्ट्री ट्राइब दोनों तरफ से, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्लासी में बात करें तो कॉन्स्पिरेसी से जीत जाते हैं, लेकिन अगर हम बक्सर में बात करें तो मिलिट्री माइट, हेक्टर मुनरो जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। यहाँ पे अगर ओपोनेंट बात करें तो नवाब ऑफ सिराज है। यहाँ पे अगर हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर में तो 3 पावर कंबाइन है। ठीक है, बीच में लाइन होना चाहिए था।
ब्रिटिश फोर्सेज यहाँ पे रखिएगा तो 3000 है, कब, प्लासी में, और यहाँ पे लार्जर है। फिर अगर हम प्लासी के बारे में बात करें तो कंट्रोल ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बक्सर में तीनों मिल गया है। पॉलिटिकल चेंज तो पपेट नवाब सिस्टम है यहाँ पे, और बक्सर के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पे डायरेक्ट। तो आने वाले क्लास में हम देखने वाले हैं क्या, तो आने वाले क्लास में हम दो महत्वपूर्ण लड़ाई फिर से देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, तो पहले हम देखेंगे एंग्लो मैसूर राइवलरी, और फिर हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वार। तो बने रहिएगा हमारे सीरीज के साथ, बताते रहिएगा आपको कैसा लग रहा है, और हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है शुभम गुप्ता, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।